कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिंसा की आग में झुलसते मणिपुर के 2 दिनों के दौरे पर इम्फाल पहुंचे। वो राहत शिविरों का दौरा करना चाहते थे, जहां हिंसा से प्रभावित लोगों को रखा गया है। राहुल गांधी इम्फाल से राहत शिविरों के दौरे के लिए चूड़ाचांदपुर के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन विष्णुपुर के पास पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस ने राहुल गांधी के काफिले को क्या रोका कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर हंगामा काट दिया। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और धरना देने लगे। इस दौरान महिलाएं सड़क पर बैठ गई, मणिपुर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगी, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। लोगों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सड़क के रास्ते चूड़ाचांदपुर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस को डर था कि इस दौरान हिंसा की वारदात हो सकती है, लिहाजा मणिपुर पुलिस ने उन्हें इजाजत नहीं दी। यही नहीं, मणिपुर पुलिस ने राहुल गांधी से अपील भी की कि वो सड़क मार्ग से न जाकर हेलीकॉप्टर के जरिए चूड़ाचांदपुर चले जाएं। पुलिस ने इसके पीछे की वजह भी बताई। नाउ आर्म्स सोफिस्टिकेटेड भी आने लगे हैं, यूज करने लगे थे एक स्टेज, देन अनदर स्टेज आईडी इवन स्टार्ट्स बीइंग ब्लास्टेड अलोंग द तिदिम रोड just a few days back, and seeing the situation, ground situation, we have simply stopped the VIP from proceeding further, rather take action, rather go to Churchandpur, the destination by helicopter. That's it. लेकिन राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए। पुलिस ने उन्हें बहुत समझाया, मौजूदा हालात के बारे में बताया, तब जाकर राहुल गांधी माने और इम्फाल लौट गए। इसके बाद राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से चूड़ाचांदपुर के लिए रवाना हुए, जहां हिंसा प्रभावित लोग राहत शिविरों में ठहराए गए हैं। लेकिन कांग्रेस ने राहुल गांधी के काफिले को रोके जाने पर सियासी तूफान खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने इसे तानाशाही करार दिया और बीजेपी की सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर बीजेपी की डबल इंजन सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने मणिपुर पर अपनी चुप्पी तोड़ने की जहमत नहीं उठाई है। उन्होंने राज्य को अपने हाल पर छोड़ दिया है। अब उनकी डबल इंजन वाली विनाशकारी सरकारें राहुल गांधी की दयालु पहुंच को रोकने के लिए निरंकुश तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है और सभी संवैधानिक और लोकतांत्रिक मानदंडों को तोड़ता है। तो वहीं कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के काफिले को रोके जाने के लिए बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर दी। ऑब्वियसली उनके पास ऊपर से फोन आता है, उनके पास तानाशाहों का फोन आता है और प्रशासन उनसे कहता है कि नहीं, अब आप ऐसे नहीं जा सकते, अब आप हवाई जहाज से जाइएगा। वो जैसे भी जाएंगे, वो जाएंगे जरूर। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता ने बार बार सरकार को तानाशाह और राहुल गांधी को मोहब्बत का पैगाम देने वाला नेता कहा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तानाशाह घबराता है। तानाशाह को लगता है अगर भारत जुड़ गया और भारत जोड़ने पर यह आदमी आमादा है, तो कहीं ना कहीं मेरी जो नफरत और डर के बूते पर बनाई हुई इमारत है वो ध्वस्त हो जाएगी, और वो ऑलरेडी ध्वस्त होना शुरू हो गई है। इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल गांधी को किसी ने नहीं रोका। वहां के स्थानीय संगठनों ने राहुल के दौरे का विरोध किया। बीजेपी के मुताबिक राहुल गांधी के मणिपुर जाने से पहले वहां की ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन और कई सिविल सोसाइटीज ने आह्वान किया था कि वो यहाँ न आए, लेकिन राहुल अपनी जिद पर अड़े रहे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जिस जिद के साथ मणिपुर गए हैं, वो जिद उचित नहीं है। जागरूक होकर जाना चाहिए था। सेंसिटिविटी इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन स्टबर्ननेस। बीजेपी ने कहा कि लोग सड़कों पर राहुल गांधी का समर्थन करने के लिए नहीं, बल्कि गो बैक के नारे लगाते हुए उतरे थे। लोग सड़कों पर उतर करके राहुल गांधी गो बैक अपने हाथों में प्लेकार्ड लिए हुए राहुल गांधी जी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी गलतियां कांग्रेस ने पहले क्यों की हुई थी कि आज वो सॉल्व नहीं हो पाए हैं आज तक। बीजेपी की माने तो मणिपुर के हालात सुधर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के दौरे से एक बार फिर हिंसा की आग भड़क सकती है। अब आगजनी नहीं है, अब गोली नहीं चल रही है, लोग एक दूसरे को नहीं मार रहे हैं। वैसे में राजनीति के माध्यम से अगर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है तो ये उचित नहीं है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और इस साल के आखिर में कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार और संगठन में बड़े फेरबदल हो सकते हैं। और यही वजह रही कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास में इस मुद्दे पर एक बड़ी बैठक की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष मौजूद रहे।
माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में सरकार और संगठन में बड़े फेरबदल पर बात हुई। इसमें चुनावी राज्यों जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बड़ा बदलाव हो सकता है। इन राज्यों में कुछ लोगों को सरकार में लाया जा सकता है तो कुछ मंत्रियों को बेहतर कामकाज के लिए संगठन में भेजा जा सकता है। इस बदलाव को मानसून सत्र के पहले किए जाने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री के साथ हुई इस बैठक से पहले 5, 6 और 7 जून को अमित शाह ने जेपी नड्डा, बीएल संतोष और आरएसएस के एक शीर्ष पदाधिकारी अरुण कुमार के साथ एक बैठक की थी जिसमें तय हुई चुनावी रणनीति को पीएम के सामने रखा गया था, जिस पर चर्चा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस रणनीति पर अपनी मुहर लगा दी। माना जा रहा है कि पार्टी में कई नेताओं को संगठन में भेजकर उन्हें चुनावी कार्यों में लगाया जा सकता है ताकि चुनावी राज्यों में पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसके लिए उन नेताओं को जिम्मेदारी दी जा सकती है जो पहले बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं और इसे देखते हुए चुनावी राज्यों में उन्हें बतौर चुनाव प्रभारी नियुक्त किया जा सकता है। माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रियों में अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। साथ ही बिहार में बढ़ी राजनीतिक सक्रियता को देखते हुए वहां भी कुछ नेताओं को संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी जा सकती है। ये भी खबर है कि तेलंगाना में पार्टी अध्यक्ष बंडी संजय कुमार को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी को देखते हुए वहां भी कुछ बदलाव कर चुनावी समीकरण साधने की कोशिश की जा सकती है। बीजेपी की इस चुनावी रणनीति के पीछे की वजह कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में आए चुनाव परिणामों को माना जा रहा है। लोकसभा 2024 चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी अब संगठन को भी मजबूत करने में जुटी है। पीएम आवास पर हुई बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि पार्टी और सरकार में बड़े बदलाव हो सकते हैं। यही वजह है कि सोमवार 3 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिपरिषद की एक बैठक बुलाई है जिसमें कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की नजर लोकसभा की उन 160 सीटों पर है जहां वो खुद को कमजोर मानती है। इसके लिए उन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है जो चुनावी राजनीति का लंबा अनुभव रखते हैं। बीजेपी विपक्षी दलों से निपटने के लिए एनडीए से अलग हो चुके अपने पुराने साथियों को भी साथ लाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और किसान आंदोलन के समय अलग हुई अकाली दल लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में वापस शामिल हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में भी बड़े स्तर पर परिवर्तन की आहट है जिसमें कई मंत्रियों के नाम नेगेटिव सूची के शामिल हैं। इन्हें मंत्री पद से हटाकर संगठन के काम में लगाया जा सकता है और इनकी जगह नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना से नए चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा पार्टी में 3 महासचिव और 4 नए सचिव बनाए जाने की भी खबरें मिल रही हैं। साथ ही पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक को भी ध्यान में रखते हुए बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति में कोई कमी नहीं रखना चाहती। ये भी खबर है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री के यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता पर दिए बयान पर भी चर्चा हुई। जो हाल ही में भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के दौरान पीएम ने कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा था कि वो यूसीसी पर लोगों को भड़का रही है, जिसके बाद इस पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। फारूक अब्दुल्ला ने सरकार से कहा कि वो इस पर सोच समझकर कदम उठाए। मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नजर रखनी चाहिए और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान न आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। वहीं महबूबा मुफ्ती ने इस मुद्दे पर अल्लाह से दुआ करते हुए कहा कि मुश्किल दौर में फंसे जम्मू कश्मीर को मुसीबत से निकालें। जिस मुश्किलात में जम्मू कश्मीर इस वक्त फंसा हुआ है, इस मुश्किल दौर से हमें बाइज्जत तरीके से बाहर निकालें। पीएम मोदी के यूसीसी पर बयान के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी बैठक हुई जिसमें जमीयत उलेमा-ए हिंद के प्रमुख मौलाना मदनी ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर बनाए गए लॉ कमीशन पर उन्हें यकीन नहीं और एक विशेष संप्रदाय को ध्यान में रखकर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मौलाना मदनी ने पीएम मोदी के बयान पर भी नाराजगी जताई। हम इसको अल्लाह चाहेगा तो नहीं जानेंगे। यूसीसी के मुद्दे पर गिरिराज सिंह ने भी पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो देश का हित नहीं चाहते। चाहे नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, ओवैसी हो, ये लोग मुसलमानों का वोट लेने वाले लोग हैं। मुसलमानों को इससे कोई तकलीफ नहीं है। बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि यूसीसी किसी एक के लिए नहीं बल्कि सभी धर्म से जुड़े लोगों के लिए है, लिहाजा देश में समान नागरिक संहिता का विरोध नहीं होना चाहिए। इस बीच विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बयान सामने आया जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि जब देश में आपराधिक और व्यावसायिक जैसे कानून एक हैं तो इस पर विवाद क्यों। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि अब 1400 साल पहले वाली स्थिति नहीं है और शादी तलाक के नियम भी सभी के लिए एक होने चाहिए। जैसे कानून बनाकर सती प्रथा समाप्त की, कानून बनाकर बाल विवाह समाप्त किया, वैसे ही एक ऐसा कानून जिसमें न्यूनतम अच्छी बातें सबके लिए आवश्यक हों, ऐसा बनना चाहिए।
यूसीसी के मुद्दे पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने भी कहा कि मुद्दा जनता के बीच में है और कुछ दिनों में सब साफ हो जाएगा। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको पब्लिक डोमेन में डाला। 13 जुलाई लास्ट डेट है, तब तक तो इंतजार करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। इस बीच विपक्षी दलों ने यूसीसी के मुद्दे को बीजेपी का सियासी एजेंडा कहा। देश भर में आज ईद उल जोहा का त्योहार मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को बकरीद की बधाई दी। पीएम ने मुबारकबाद देते हुए देश में सुख समृद्धि के साथ सामाजिक सौहार्द की कामना की। बकरीद के मौके पर बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में नमाज अदा की। इस दौरान उन्होंने देश में अमन और चैन के लिए भी दुआ की, जिसमें सभी धर्मों के धर्मावलंबी भी रहते हैं और सभी धर्मों से जुड़े हुए त्यौहार भी हम सब मिलजुल करके मनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। बिहार के सुपौल में बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने ईद की नमाज पढ़ी। लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा कि जितनी बुराइयां हैं हमें उनकी भी कुर्बानी करनी होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सभी के लिए शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। ईद उल जोहा के मौके पर मुंबई में बकरे को लेकर जमकर बवाल हुआ। मुंबई की नथानी हाइट्स नाम की एक सोसाइटी में कुर्बानी के लिए करीब 60 बकरे लाए गए थे, जिस पर लोगों ने आपत्ति जताई। क्योंकि बकरों को सोसाइटी की पार्किंग में रखा गया था और इनकी कुर्बानी दी जानी थी, लेकिन जब दूसरे समुदाय के लोगों ने बकरों को सोसाइटी की पार्किंग में देखा तो भड़क गए। दूसरे समुदाय के लोगों ने सोसाइटी में बकरों की कुर्बानी पर आपत्ति जता दी, जिसके बाद दोनों समुदाय के बीच तनाव बढ़ गया। जैसे लोगों को मालूम पड़ा तो इकट्ठा हुए। लोगों ने बोला कि भाई आप ये बिल्डिंग में नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदू लोग रहते हैं, वेजिटेरियन रहते हैं, ये इसके खिलाफ है। मुस्लिम समुदाय के लोग सोसाइटी में ही बकरों की कुर्बानी देने पर अड़े रहे, जिसके बाद हिंदू और जैन समुदाय के लोग थाने पहुंच गए और पुलिस से शिकायत की। लेकिन पुलिस और बीएमसी ने शिकायत मिलने के बाद भी सोसाइटी से बकरों को नहीं हटाया, जिसके बाद जैन समाज के लोग बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए और कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई हुई तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी को इलीगल बता दिया। कोर्ट ने कहा सोसाइटी में बकरों का रखना गलत है और यहाँ कुर्बानी नहीं हो सकती। डिवीजन बेंच ने हमको ये डायरेक्ट ऑर्डर दे दिया, पास कर दिया, इंटरिम ऑर्डर, कि आप ये जो कर रहे हो दैट इज इलीगल, आप परमिशन के बेसिस पे करो। तो दैट वाज द ऑर्डर। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सोसाइटी से बकरों को हटा दिया गया, क्योंकि ये मामला लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ था। इसलिए ये विवाद सामने आने के बाद पूरी सोसाइटी को छावनी में तब्दील कर दिया गया। यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हर साल हथियारबंद संघर्ष का बच्चों पर प्रभाव को लेकर एक रिपोर्ट जारी करते हैं। इस रिपोर्ट में साल 2010 से भारत का नाम शामिल किया जाता रहा है, लेकिन इस साल संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटेरेस ने अपनी हथियार बंद संघर्ष का बच्चों पर प्रभाव रिपोर्ट से भारत का नाम हटा दिया है। एंटोनियो गुटेरेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भारत सरकार ने बच्चों की बेहतर सुरक्षा को लेकर कई अहम कदम उठाए हैं। इनमें सुरक्षा बलों को बच्चों की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देना, पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक, बच्चों को हिरासत में लेने पर रोक जैसे कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट को लागू करना जैसे सख्त कदम भी शामिल किए गए हैं। गुटेरेस ने जम्मू एंड कश्मीर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का गठन किए जाने का स्वागत किया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, असम में बाल संरक्षण सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदम की तारीफ की गई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के 27,180 मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि सरकार लगातार अपने देश का नाम इस अपमानजनक सूची से बाहर कराने के लिए प्रयासरत थी। इंदौर के राजेंद्र नगर में गुंडागर्दी और नशा कारोबारियों के डर से लोग परेशान हैं। हालात यहां तक आ पहुंचे हैं कि लोग पलायन करने को मजबूर हैं। 11 परिवारों ने घर के बाहर पोस्टर्स लगा दिए हैं कि मेरा घर बिकाऊ है, क्योंकि यहाँ नशा कारोबारियों ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। महिलाएं घर से बाहर निकल नहीं पा रही और बेटियों को स्कूल जाने में भी आए दिन छेड़खानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे हम बाहर निकलते हैं ना तो कोई भैया उन बैठे रहते, वो लोग देख देख के सीटी बजाते हैं, गाना गाते हैं। ऐसा कई बार हुआ है। रोज रोज की बहस से लोग इतना तंग आ चुके हैं कि वो अपना घर बार बेचने को मजबूर हैं। हमेशा एप्लीकेशन देते हैं, पुलिस वाले आते हैं, राउंड लगा के चले जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अगर वो एक्शन ले तो अगर थोड़ा माहौल सुधरे तो फिर हम सोचे भी कि चलो रह सकते हैं। घरों के बाहर लगे पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो मामला प्रशासन की चौखट तक पहुंचा। पीड़ित परिवारों के पास पुलिस की एक टीम पहुंची और लोगों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। सभी एक आदमी का जो मल्टी में रहता है उसका पूरा डिटेल्स चेक होंगे, उनका आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। पुराने अगर कोई आपराधिक प्रकरण हैं तो उन सभी पे बॉन्ड ओवर की कार्रवाई की जाएगी।
पिछले 2.5 साल से यहां से 25 से ज्यादा परिवार घर छोड़कर जा चुके हैं। हालांकि प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि अब उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सांसदों के साथ महासंपर्क अभियान की समीक्षा करेंगे। 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसदों के महासंपर्क अभियान की समीक्षा करने का फैसला लिया है। खबरों के मुताबिक 4 जुलाई को नड्डा बीजेपी के सभी सांसदों के साथ सीधा संवाद करेंगे। यूपी बोर्ड के बाद अब मध्य प्रदेश बोर्ड में भी वीर सावरकर की जीवनी पढ़ाई जाएगी। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इसे सिलेबस में शामिल करने की बात कही है। मध्य प्रदेश में जारी पोस्टर वॉर के बीच डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन पे ने अपने लोगों और ब्रांड के गलत इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है। फोन पे ने एमपी कांग्रेस को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उनके लोगो लगे पोस्टर्स हटाने को कहा है। एमपी कांग्रेस के मुताबिक ये पोस्टर पार्टी की तरफ से नहीं लगाए गए हैं। एनडीएमसी ने दिल्ली के औरंगजेब लेन का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन कर दिया है। अगस्त 2015 में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया था। वहीं अब अब्दुल कलाम रोड और पृथ्वीराज रोड को जोड़ने वाली औरंगजेब लेन का नाम भी बदल दिया गया है। छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी राजस्थान में भी अपना सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ऐसे में राजस्थान में भी सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि 3 जुलाई को कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस बैठक में राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी रहेगी। जिस तरह से सचिन पायलट के तेवर हैं, उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। सचिन पायलट को सरकार में अहम पद दिया जा सकता है। गहलोत मंत्रिमंडल में भी बड़े फेरबदल की संभावना है। पायलट समर्थकों को मंत्रिमंडल में अहम पद दिए जा सकते हैं। कई गहलोत समर्थकों का मंत्री पद से पत्ता कट सकता है। कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ फॉर्मूला अपनाकर सचिन पायलट की नाराजगी को दूर करने की कोशिश करेगी। लेकिन क्या अशोक गहलोत इसके लिए तैयार होंगे? क्योंकि अभी तक जितनी बार कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को लेकर कोई फैसला लिया है, उसके लिए अशोक गहलोत राजी नहीं हुए हैं। बिहार में विपक्षी दलों की बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर पहुंचे, जहां लखीसराय में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार पर बड़ा सियासी हमला बोला और आरोप लगाया कि सत्ता के लालच में नीतीश कुमार घोटालेबाजों से मिल गए। शाह ने कहा कि बीजेपी की वजह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और आज वो बीजेपी के काम का हिसाब मांग रहे हैं। पलटू बाबू नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया। अरे नीतीश बाबू, जिनके साथ इतना बैठे हो, जिनके कारण मुख्यमंत्री बने, जरा तो लिहाज रखो। अमित शाह ने कहा कि नीतीश पीएम बनने के लिए कांग्रेस की चौखट पर जाकर बैठ गए हैं। जो नेता हर बार घर बदले, इस पर विश्वास कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? ऐसे व्यक्ति के हाथ में बिहार सौंपना चाहिए क्या? मित्रों, उनको भी मालूम है। इसीलिए आज कांग्रेस के घर पर जाकर चौखट पर बैठे हैं। अमित शाह ने दावा किया कि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते और वो बिहार के मुख्यमंत्री ही बने रहना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए वो लालू यादव का सहारा ले रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि नीतीश इसी बहाने विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश का दिखावा कर रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनना उनके बस की बात नहीं है और बिहार की सत्ता वो खोना नहीं चाहते। नीतीश बाबू यही रहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं और इसी बहाने सारे भाजपा विरोधियों को इकट्ठा किया। इसके साथ ही अमित शाह ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज की भी जमकर तारीफ की। मोदी जी के 9 साल का शासन भारत की सुरक्षा के 9 साल का शासन है। नीतीश बाबू, आज अगर सुनना चाहते हो तो मैं पूरा हिसाब देने आया। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अमित शाह 5वीं बार बिहार दौरे पर पहुंचे थे। पहाड़ों पर बारिश किस कदर तबाही मचा रही है, इसका गवाह उत्तराखंड के चमोली से आई तस्वीरें बन रही है, जहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर गिर पड़ा। और मलबे ने पूरी सड़क को जाम कर दिया। चमोली से जो तस्वीरें मिली वो डराने वाली थी, जिनमें पहाड़ का एक हिस्सा दरकता हुआ नजर आया और फिर देखते ही देखते ढलान से मलबा गिरने लगा। कुछ ही सेकंड में वहां धूल और मिट्टी का गुबार छा गया। गनीमत ये रही कि अलर्ट के चलते उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। ये देखिए, पूरा पहाड़ गिर गया है।
भारी बारिश के बाद चमोली में कई जगह पहाड़ खिसक गए, जगह जगह मलबा गिरने से खासा नुकसान हुआ है। गोपेश्वर में भी बारिश के बाद पहाड़ों से गिरा मलबा एक पार्किंग तक आ पहुंचा, जिसकी चपेट में वहां खड़ी कई गाड़ियां भी आ गईं। यही नहीं, पहाड़ खिसकने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भी बड़ी मात्रा में मलबा आ गिरा, जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे को बंद करना पड़ा है। लिहाजा जो यात्री बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब जा रहे थे वो रास्ते में ही फंस गए। मध्य प्रदेश में बीते 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं और आम जिंदगियां पानी के बीच फंसकर रह गई हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी में 5 लोग नदी की तेज बहाव में फंस गए, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। लगातार बारिश की वजह से सिवनी जिले में बहने वाली वैनगंगा नदी भी उफान पर आ गई। नदी के तेज बहाव में वहां मवेशी चराने गए 5 लोग फंस गए, जिनमें एक को एनडीआरएफ की टीम ने हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट कर लिया, जबकि 4 लोग जान बचाने के लिए किसी तरह नदी के बीच बने टापू पर पहुंचे, जिन्हें देर रात सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मंडला जिले में भी उफनती नदी नहरों ने बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है। मंडला में नदी नहरों पर बने अस्थायी पुल सैलाब में बह गए, जिसकी वजह से जिले का सिवनी, ढिंडोरी और बालाघाट से संपर्क टूट गया है। मध्य प्रदेश की डिंडोरी में भी स्थानीय नदियों का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। नदियों पर बने पुल पानी से लबालब भर गए हैं। डिंडोरी में ही नर्मदा नदी भी उफान पर है और ये सैलाब ऐसा है कि पानी बढ़ने से कई मंदिर डूब गए हैं। मध्य प्रदेश के 24 जिले ऐसे हैं जहां भारी बारिश कहर बनकर बरस रही है। ऐसे में सड़कें और रेल मार्ग दोनों प्रभावित हैं। नरसिंहपुर जिले में नदी नालों में इस कदर उफान है कि पानी पुल के ऊपर से होकर बह रहा है और कई गांवों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। नरसिंहपुर से सैलाब की जो तस्वीरें सामने आई वो डरावनी थी। भारी बारिश की वजह से नदी में इतना पानी बढ़ गया कि पानी पुल के ऊपर से होकर बहता दिखाई दिया। पुल पर पानी भरने की वजह से नरसिंहपुर और जबलपुर के बीच का संपर्क टूट गया है। सैलाब ने जिले के कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। खतरे को देखते हुए रेस्क्यू टीम ने 239 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। देश के कई राज्य इस वक्त लगातार हो रही बारिश की वजह से बेहाल हैं। गुजरात के भी बड़े बड़े जिलों में बारिश का पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों का सड़कों पर चलना दूभर हो रहा है। ये तस्वीरें सूरत की हैं, जहां भारी बारिश के बाद सड़कों पर जहां तहां पानी भरा दिखाई दिया। यही हाल अरावली जिले का भी था, जहां लगातार बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव की स्थिति थी। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। महाराष्ट्र में भी मानसून की दस्तक मुसीबत बनकर आई है। मुंबई ठाणे में बारिश के शुरू होते ही जगह जगह पानी भरा हुआ नजर आया। बारिश के साथ साथ तेज हवाओं की वजह से पेड़ टूटकर गिर पड़े। मुंबई के भायखला में भी एक पेड़ टूटकर गिर पड़ा। वहां मौजूद 6 युवक इसकी चपेट में आ गए, जिनमें 4 को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि 2 की मौत हो गई। महाराष्ट्र के भी कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। ऐसे में लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मानसून की शुरुआत में ही राजधानी में बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है। दिल्ली में बारिश ने बीते 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस बार जून महीने में बीते 10 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा बारिश हुई है। दिल्ली में जून के इस महीने में अभी तक 15 दिन बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है और ऐसे में कल भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इससे पहले 2020 में जून के महीने में 13 दिन बारिश हुई थी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में मानसून 27 जून को सक्रिय होना था, लेकिन इस बार दिल्ली में तय समय से 2 दिन पहले ही 25 जून को मानसून ने दस्तक दे दी। रूस में विद्रोह की आग भले ही शांत हो गई हो, लेकिन पुतिन इस आग को भड़काने वालों के खिलाफ एक्शन में जुट गए हैं। खबर है कि जनरल आर्मागेडन के नाम से मशहूर सर्गेई सुरोविकिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल शनिवार को जब वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ विद्रोह किया था, तभी से सर्गेई सुरोविकिन गायब चल रहे थे। जानकारी के मुताबिक सर्गेई ने विद्रोह के दौरान वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का साथ दिया था। सुरोविकिन को इस विद्रोह के बारे में पहले से पता था, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी पुतिन को नहीं दी। जनरल सुरोविकिन को पिछले साल यूक्रेन युद्ध में पुतिन ने नया आर्मी कमांडर बनाया था। उस समय इस नियुक्ति को पुतिन की नई रणनीति बताया गया था, लेकिन पुतिन को भी इस बात का इल्म नहीं था कि प्रिगोजिन के साथ मिलकर सुरोविकिन उनकी पीठ में छुरा घोंपने का प्लान बना रहा है। यही वजह है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और ऐसी जगह पर रखा गया जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। सर्गेई सुरोविकिन के साथ ही पुतिन के एक और खास सहयोगी जनरल वालेरी गेरासिमोव भी गायब चल रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में रूस के कमांडर और 3 परमाणु ब्रीफकेस रखने वाले अधिकारियों में से एक गेरासिमोव का कोई अता पता नहीं है। यूक्रेन के एक अखबार ने दावा किया है कि वैगनर ग्रुप के विद्रोह के बाद से गेरासिमोव गायब हैं और वो अभी तक किसी सार्वजनिक मंच पर नजर नहीं आए। वहीं गेरासिमोव की गुमशुदगी पर कयासों का बाजार भी गर्म हो गया है। कहा जा रहा है कि पुतिन ने उन्हें वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को सौंप दिया है, क्योंकि प्रिगोजिन ने गेरासिमोव पर उनके लड़ाकों को मरवाने का आरोप लगाया था और कहा था कि गेरासिमोव को उनके हवाले कर दिया जाए।
तो सवाल ये है कि क्या सत्ता बचाने के लिए अपनों की बलि दे रहे हैं व्लादिमीर पुतिन? क्या वैगनर ग्रुप के विद्रोह से डर गए हैं रूस के राष्ट्रपति? पाकिस्तान को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ी चेतावनी दी है। एस जयशंकर ने कहा कि भारत पाकिस्तान से तभी बातचीत करेगा जब वो आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन लेगा। और भारत से रिश्तों को सुधारने की कोशिश में जुटे पाकिस्तान को भारत की तरफ से ये सबसे बड़ा तमाचा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 2 कहा कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकते। अगर पाकिस्तान को भारत से रिश्ते सुधारने हैं तो उसे सबसे पहले अपने पाले पोसे आतंकवादियों पर कार्रवाई करनी होगी। सीमा पर आतंकवाद खत्म करना होगा और तभी भारत उसके साथ बातचीत करेगा। Until there is departure from and I would say an abrogation of this policy of cross-border terrorism, clearly it is not possible to have the normal relationship with that particular neighbor. जाहिर है कि एस जयशंकर का ये बयान पाकिस्तान को बेहद चुभा होगा, लेकिन सच तो यही है कि अपने पाले पोसे आतंकवादियों की बदौलत आज पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। कट्टरवाद के रास्ते पर चलकर पाकिस्तान की हालत ऐसी हो चुकी है कि उसे पाई के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। खालिस्तानियों का गढ़ बन चुके कनाडा को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमकर खरी खोटी सुनाई। एस जयशंकर ने कहा कि अगर कनाडा में बैठे खालिस्तानियों की वजह से भारत की संप्रभुता, अखंडता पर कोई हमला हुआ तो भारत चुप नहीं बैठेगा। और एस जयशंकर ने कहा कि अगर कनाडा में बैठे खालिस्तानियों ने भारत पर किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की साजिश रची तो भारत सरकार कनाडा सरकार को कड़ा जवाब देगी। We made it very clear, and I've done so sometimes even in public, which is that if there are activities which are permitted from Canada, which impinge on our sovereignty, territorial integrity, on our security, then we will have to respond. दरअसल इसी महीने की शुरुआत में खालिस्तानियों ने कनाडा के ओंटारियो शहर में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाया था और हत्या का जश्न मनाते हुए एक झांकी निकाली थी। भारत सरकार ने इसका कड़ा विरोध जताया था, लेकिन जस्टिन ट्रूडो सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। एस जयशंकर ने कहा कि खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई करने में कनाडा सरकार जिस तरह का ढुलमुल रवैया अपना रही है वो वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है और अगर ये सब चलता रहा तो भारत भी शांत नहीं बैठेगा। पाकिस्तान की आतंकी साजिशों के खिलाफ भारतीय खुफिया एजेंसियों को कुछ पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आईएसआई खालिस्तानियों और भारतीय गैंगस्टर्स के संपर्क में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआई एजेंट नासिर खान के जरिए पाकिस्तान खालिस्तानी उग्रवादियों और गैंगस्टर्स को फंडिंग के साथ साथ हथियार और ड्रग्स की सप्लाई भी कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने लाहौर में एक कंट्रोल रूम बना रखा है। यही नहीं, ड्रोन से भारत में ड्रग्स की स्मगलिंग का काम भी आईएसआई ही देख रही है। पकड़े गए ड्रोन्स की चिप की जांच के बाद पता चला कि ये ड्रोन्स पाकिस्तानी रेंजर्स के कैंप के बिल्कुल नजदीक से भारतीय इलाकों में लॉन्च किए जा रहे हैं, जबकि ड्रग्स की सप्लाई से जो पैसे मिल रहे हैं उनका इस्तेमाल आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की फंडिंग के लिए किया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कुरान के अपमान को अपराध बताया है। स्वीडन में कुरान जलाए जाने की घटना के बाद रूस के राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। एक मस्जिद में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस में धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाता है और धार्मिक ग्रंथों का अपमान अपराध है। टेक्सास पुलिस ने शॉपिंग मॉल में हुई फायरिंग की घटना का वीडियो जारी किया है। पिछले महीने हथियारों से लैस आए एक युवक ने मॉल में खुलेआम गोलीबारी की थी, जिसमें 8 मासूमों की मौत हो गई थी। अमेरिका में सिएटल से लॉस एंजलिस जा रही एक पैसेंजर ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। पटरी पर अचानक एक ट्रक के आ जाने से ट्रेन उससे टकरा गई, जिसके चलते कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में ट्रक ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि 14 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। मैक्सिको के तापाचुला शहर हथियारबंद बदमाश एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर 16 पुलिसकर्मियों को किडनैप कर ले गए। घटना के बाद पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। वहीं किडनैप हुए पुलिसकर्मियों की तलाश जारी है। दक्षिण कोरिया में बुधवार को 5 करोड़ से अधिक लोग जब नींद से जागे तो उनकी उम्र 1 या 2 साल कम हो चुकी थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दक्षिण कोरिया में उम्र से संबंधित एक नया कानून लागू किया गया है। नए कानून के मुताबिक कोरियन एज सिस्टम को अब आधिकारिक दस्तावेजों में मान्य नहीं माना जाएगा। कोरियन एज सिस्टम के तहत पैदा होने पर बच्चे की उम्र 1 साल मानी जाती है। इतना ही नहीं, हर जनवरी को 1 वर्ष के रूप में जोड़ा जाता है। ऐसे में नए साल की पूर्व संध्या यानी 31 दिसंबर को पैदा हुआ बच्चा आधी रात होते ही 2 साल का हो जाता है। लेकिन अब नए कानून के तहत जन्मतिथि के आधार पर आयु की गणना की जाएगी। नए कानून के लागू होने से दक्षिण कोरिया के 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की उम्र 1 या 2 साल कम हो गई है। अमरनाथ यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल बाबा बर्फानी के भक्तों का पहला जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना होगा।
बहुत जोरों से उत्साह है कि हम कब चले जाए, 1 तारीख कब हो जाए। बाबा के दर्शन हो गए, इसलिए बहुत तरस रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही वहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। भगवती नगर में श्रद्धालुओं ने अभी से डेरा डाल रखा है, जिनका उत्साह देखते ही बन रहा है। 62 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु जो है वो पहुंचने का अनुमान है और उसको लेकर देश के अलग अलग कोनों से श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। RFID कार्ड सभी के लिए अनिवार्य है। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर RFID कार्ड जो है वो सभी यात्रियों को दिए जा रहे हैं, ताकि यात्री जब यात्रा के दौरान अगर बिछड़ भी जाते हैं, किस तरह की परेशानी उन्हें आती है, तो नियर बाय रजिस्ट्रेशन काउंटर में जाकर वो पूरी तरह से अपने साथियों के साथ मिल सकेंगे। श्रद्धालु बम बम भोले के जयकारे लगाकर भगवती नगर में पवित्र अमरनाथ गुफा जाने के इंतजार में हैं। सभी भक्तों का बाबा बर्फानी के दर्शन का बेसब्री से इंतजार है। और शिव भक्तों के स्वागत के लिए जम्मू कश्मीर पूरी तरह तैयार है। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं अमरनाथ गुफा जाने वाले रास्तों पर दुकानें भी सज गई हैं। और जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर कश्मीर तक सुविधाओं को सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि इस साल यात्रा के लिए रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्रियों के पहुंचने की उम्मीद है। इसलिए इस साल पहले से ज्यादा बेहतर इंतजाम किए गए हैं। वहीं इस यात्रा को खास बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। हमारे लिए ये टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट होता है और हर साल की तरह इस साल सब तैयारियां होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से लेके हमने की हैं और पूरी गवर्नमेंट इसमें जुटी हुई है। और पिछले साल 44 दिन की यात्रा के करीब 20 दिन खराब मौसम की भेंट चढ़े थे और यात्रा काफी प्रभावित हुई थी। इसलिए इस बार सुरक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। गुफा मंदिर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF की जगह भारत तिब्बत पुलिस ITBP की तैनाती की गई है, जो माउंटेन वॉरफेयर में ट्रेंड होते हैं। वाघा अटारी बॉर्डर पर आज ईद के मौके पर मिठाइयां बांटी गई। वाघा अटारी बॉर्डर पर ईद उल अजहा का जश्न मनाया गया। BSF जवानों और पाकिस्तानी रेंजर्स ने एक दूसरे को मिठाई देते हुए ईद की बधाई दी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर फायरिंग के बाद रेसलर बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक आज उनसे मिलने पहुंचे। बजरंग पुनिया ने चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले की निंदा की और कहा कि जो सच के लिए लड़ रहा है उसके साथ ही ऐसा हो रहा है। यूपी पुलिस ने सरकारी एग्जाम में नकल करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। AI आधारित फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद से पुलिस ने नकल कर रहे 87 फर्जी कैंडिडेट्स को दबोचा। राजस्थान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। कार्यक्रम में पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौर का माइक छीनने पर बवाल मच गया, जिस पर खुद राजनाथ सिंह भी नाराज हो गए। देखते ही देखते मंच पर धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की एक और तस्वीर सामने आई है। इस बार एक हिंदू नेता के घर को बुलडोजर से ढहा दिया गया। उसका कसूर ये था कि वो न सिर्फ इमरान खान की पार्टी PTI का सांसद है, बल्कि एक हिंदू है। दरअसल सरकार के इशारे पर स्थानीय प्रशासन ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद लालचंद मालिही के उमरकोट स्थित घर को तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बुलडोजर वाली ये कार्रवाई 9 मई को देश भर में हुए हिंसक प्रदर्शन के तहत की गई। हालांकि पाकिस्तान के हिंदू सांसद लालचंद मालिही ने इस तोड़फोड़ का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसे इमरान खान ने रीट्वीट किया और कहा, ये जुल्म की इंतहा है। उन्होंने लिखा कि मैं सरकार के लालचंद मालिही के घर को तोड़ने के फैसले की निंदा करता हूं। ऐसा करने से हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। नागरिकों को जुल्म और फांसीवाद से कुचलकर उनके बुनियादी अधिकारों को छीनकर ना तो अच्छी सरकार बनाना संभव है और न ही इससे विकास की कोई संभावना है। पाकिस्तान के सांसद लालचंद मालिही PTI की अल्पसंख्यक शाखा के भी अध्यक्ष हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके घर को ढहा दिया गया। जबकि 9 मई की हिंसा के लिए अब तक ऐसी कार्रवाई किसी भी मुस्लिम सांसद या नेता के खिलाफ नहीं की गई, जो ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का क्या हाल है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल किया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक CM केजरीवाल ने शिक्षा मंत्री आतिशी को वित्त एवं राजस्व मंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव LG को भेजा था, जिसे LG VK सक्सेना ने मंजूर कर लिया है। NCP प्रमुख शरद पवार ने विपक्षी दलों की अगली बैठक को लेकर बड़ी जानकारी दी। पवार के मुताबिक शिमला की जगह अब बैठक को बेंगलुरु में रखने का फैसला लिया गया है। 13 और 14 जुलाई को विपक्षी दल बेंगलुरु में साथ दिखेंगे। उत्तराखंड के टिहरी में गैस सिलेंडर ले जा रहे एक ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक पर रखे करीब 40 सिलेंडरों में बम की तरह धमाके होने लगे। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रांची में बस स्टैंड पर आग लगने से जलकर खाक हो गई। आग लगने के बाद बस स्टैंड पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दाएं पैर में चोट लग गई है। जयपुर के SMS अस्पताल में गहलोत के इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। गहलोत के प्रमुख सचिव अस्पताल में मौजूद हैं। तो अशोक गहलोत के दाएं पैर में चोट लगी है। ये चोट कैसे लगी है ये अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन गहलोत के जो प्रमुख सचिव हैं वो उनके साथ अस्पताल में मौजूद हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की जुबान एक बार फिर से फिसल गई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर निशाना साधते वक्त बाइडेन के मुंह से यूक्रेन का नाम लेने की बजाय इराक बोल पड़े और कहा कि पुतिन इराक में बुरी तरह से जंग हार रहे हैं। और ऐसा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तब कहा जब वो शिकागो यात्रा पर जाने से पहले व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बाइडेन से पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या वैगनर विद्रोह से पुतिन कमजोर पड़ गए हैं और इसका जवाब देते हुए बाइडेन की जुबान फिसल गई। इस बयान के बाद से राष्ट्रपति बाइडेन की खिल्ली उड़ रही है और ऐसा पहली बार नहीं है जब उनकी जुबान लड़खड़ाई हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की बड़ी आबादी का मानना है कि राष्ट्रपति बाइडेन सरकार चलाने के लिहाज से काफी बुजुर्ग हैं। हालांकि फरवरी में बाइडेन के स्वास्थ्य की जांच के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें काम करने के लिए एकदम फिट कहा था।